नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 लाख रुपए तक के अल्पावधि कृषि ऋणों पर ब्याज में 1.5% की छूट को मंजूरी दी। गृह मंत्रालय ने कहा, अवैध रोहिंग्या प्रवासियों को नई दिल्ली के बकरवाला क्षेत्र में EWS फ्लैट देने के बारे में कोई निर्देश नहीं दिया गया। भारत और थाईलैंड संयुक्त आयोग की बैठक बैंकॉक में संपन्न। राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में संबंध बढ़ाने पर भी हुई चर्चा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने वस्त्र उद्योग से उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद तैयार करने और वैश्विक बाजार की बढ़ती जरूरतों के अनुसार वृद्धि करने को कहा। भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल का पुनर्गठन। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, इकबाल सिंह लालपुरा और अन्य नेता शामिल। सरकार ने भारतीय क्षेत्र में विलुप्तप्राय प्रजातियों की पुनर्स्थापना के लिए चीता परियोजना का शुभारंभ किया। और डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में ओडिशा फुटबॉल क्लब ने नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब को 6-0 से हराया। समाचार संध्या में नवीन सक्सेना के साथ मैं लवली निगम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 लाख रुपए तक के अल्पावधि कृषि ऋणों पर ब्याज में 1.5% की छूट देने की स्वीकृति दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि निर्णय कृषि क्षेत्र में समुचित ऋण उपलब्ध कराने के लिए किया गया है। इस योजना के लिए 2022-23 से 2024-25 की अवधि में 34,856 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। जून जुलाई महीने में अगर आप देखेंगे तो 2-3 बार लगातार RBI ने रेपो रेट में बढ़ोतरी की, एक बार 40 पॉइंट की, फिर 50 पॉइंट्स की। तो इसका प्रभाव किसानों को ज्यादा ब्याज देने पर न करना पड़े, या फिर बैंक जो किसानों को 7% पर ब्याज दर पर पैसा देते हैं उन पर बोझ ना पड़े, तो भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि 1.5% इंटरेस्ट सबवेंशन अपनी ओर से देगी और 34,856 करोड़ रुपया इसके लिए हम उपलब्ध करवाएंगे। सरकार ने यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के लिए आपात ऋण गारंटी योजना की सीमा में 50,000 करोड़ रुपए की वृद्धि को मंजूरी दी। इससे होटल, पर्यटन तथा संबंधित क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। कोविड महामारी के कारण होटल और पर्यटन उद्योगों को हुए नुकसान को देखते हुए आपात ऋण गारंटी योजना की सीमा में बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया है। ये 50,000 करोड़ स्पेसिफिक ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए रहेगा, जो एक बड़ा रोजगार देने का सेक्टर है। चाहे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हो, या दक्षिण में केरल हो, पश्चिम में हमारे गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हो, बहुत सारे राज्यों में करोड़ों लोगों को कुल मिलाकर रोजगार के अवसर ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी से मिलते हैं। तो 50,000 करोड़ रुपया केवल और केवल ECLGS में इन सेक्टर्स के लिए रखा जाएगा। और इसके लिए जो एडिशनल हमें अपनी ओर से गारंटी कवर देना पड़ेगा, वो एक्सक्लूसिव एडिशनल गारंटी कवर भारत सरकार देगी लगभग 7,500 करोड़ रुपए का, ताकि 50,000 करोड़ रुपया ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट सेक्टर को मिल पाए। श्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी डेटाबेस की पहुंच बढ़ाने की भी मंजूरी दी है। लाइब्रेरी डेटाबेस को उपयोगकर्ताओं के लिए खोलने का फैसला सरकार का महत्वाकांक्षी और प्रगतिशील कदम है। इससे भारतीय पारंपरिक ज्ञान के क्षेत्र में नए अध्याय की शुरुआत होगी तथा भारतीय मूल्यों के धरोहर पर आधारित अनुसंधान और विकास को बढ़ावा मिलेगा। नई शिक्षा नीति 2020 में भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने के प्रावधान किए गए हैं। पेटेंट एप्लीकेंट्स हैं, इन्वेंटर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, इनको TKDL यानी कि ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी का एक्सेस इनको दी जाएगी। और आपको कारण पता है कि रिसर्चर्स को कई बार यही नहीं पता होता था कि इस क्षेत्र में रिसर्च करें तो क्या इसमें कहीं पहले से रिसर्च तो नहीं हुई। तो इस निर्णय के कारण उनका काफी समय कम भी लगेगा और उनका खर्चा भी और उनके संसाधन भी इस पे कम खर्च होंगे। जैसे कि अटल इनोवेशन मिशन, टिंकरिंग लैब्स, हम इनको भी इसके माध्यम से लाभ पहुंचा सकते हैं। ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है जिसके माध्यम से हम जो हमें विरासत में मिला उसको आज की युवा पीढ़ी के माध्यम से, अनुसंधान के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों को भी बहुत कुछ दे सकते हैं।
मंत्रिमंडल को अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच की ओर से फ्रांस के आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के साथ समझौते की भी जानकारी दी गई। भारत की ओर से प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और आकलन परिषद की ओर से इस समझौते पर इस वर्ष 6 जुलाई को हस्ताक्षर किए गए थे। ये समझौता भारतीय परिवहन क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच की गतिविधियों को समर्थन देने के लिए किया गया है। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि उसने अवैध रोहिंग्या प्रवासियों को नई दिल्ली के बक्करवाला क्षेत्र में ईडब्ल्यूएस फ्लैट देने के बारे में कोई निर्देश नहीं दिया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने रोहिंग्या शरणार्थियों को नए स्थान पर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव किया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि उसने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वो सुनिश्चित करे कि अवैध विदेशी रोहिंग्या मदनपुर खादर के कंचन कुंज क्षेत्र में मौजूदा स्थान पर ही रहें। मंत्रालय ने कहा है कि अवैध विदेशियों को उनके संबद्ध देश में वापस भेजने का मामला विदेश मंत्रालय के साथ उठाया गया है। गृह मंत्रालय के अनुसार अवैध विदेशी कानून के मुताबिक वापस भेजे जाने तक हिरासत केंद्र में रखे जाएंगे। दिल्ली सरकार ने वर्तमान स्थान को हिरासत केंद्र घोषित नहीं किया है और उसे कहा गया है कि वो तत्काल ऐसा करे। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि वो अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या पर तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। आज नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने श्री केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर राष्ट्रीय सुरक्षा की परवाह न करते हुए तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि अवैध रोहिंग्या देश के लिए खतरा हैं। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय सुरक्षा को ताक पर रखकर तुष्टीकरण की राजनीति करती है। अरविंद केजरीवाल जी जो पिछली बार भी हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं देने आए बाहर, इस बार भी नहीं आएंगे तो निष्कर्ष केवल एक ही होगा, अरविंद केजरीवाल का हाथ रोहिंग्या के साथ। श्री भाटिया ने जोर देकर कहा कि केंद्र सरकार की स्पष्ट नीति रही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। मुट्ठी भर अंग्रेज और हमारे विशाल देश पर राज करने का स्वप्न देख रहे हैं, पर हम इनके स्वप्न को चकनाचूर कर देंगे। निकल पड़े स्वाधीनता के पथ भाले, स्वतंत्रता संग्राम की सुनी अनसुनी कहानियों के साथ स्वराज हर रविवार रात 9 बजे DD नेशनल पर। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और थाईलैंड संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक आज बैंकॉक में संपन्न हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री डॉन प्रमुदविनई ने संयुक्त रूप से बैठक की अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने बैठक के बाद एक ट्वीट संदेश में कहा कि सभी द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा के साथ साथ रक्षा, संपर्क और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में संबंध बढ़ाने पर भी चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों देशों ने म्यांमार के पड़ोसी होने के नाते म्यांमार की स्थिति पर भी विचारों का आदान प्रदान किया गया। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों ने आसियान और बिम्स्टेक में सहयोग पर भी चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि भारत और थाईलैंड ने हिंद प्रशांत योजना पर भी विचार साझा किए। विदेश मंत्री ने ट्वीट संदेश में बताया कि स्वास्थ्य और प्रसारण में सहयोग पर सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे दोनों देशों के संबंधों में इजाफा होगा। डॉक्टर एस जयशंकर भारत और थाईलैंड संयुक्त आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए कल थाईलैंड पहुंचे। दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष मना रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने भारतीय समुदाय के साथ बैठक के बाद अपनी थाईलैंड की यात्रा शुरू की।
बैंकॉक में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आसियान के साथ भारत के संबंध भारत की विदेश नीति की आधारशिला के रूप में उभरे हैं। If I were to look at the 5 big economic partners we have in the world, they are the European Union, the United States, China, ASEAN and the Gulf. Now within ASEAN, all of you know how important Thailand is. For us today, especially because there is a lot of volatility in the world, it is very, very important that India-ASEAN relations not just do well, but actually grow. I think this understanding is there in ASEAN countries. My enthusiasm to grow this relationship is completely shared on the Thai side. कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कपड़ा क्षेत्र की समूची कारोबारी श्रृंखला में नवाचार की आवश्यकता पर जोर दिया है। आज शाम नई दिल्ली में 10वें एशियाई वस्त्र सम्मेलन में मुख्य भाषण देते हुए उन्होंने कपड़ा क्षेत्र से अनुरोध किया कि रिसाइक्लिंग और डिजिटीकरण पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि पिछले 75 वर्षों में कपड़ा क्षेत्र ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अब अर्थव्यवस्था के विस्तार में भी उसकी अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि कपड़ा उद्योग को राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र अभियान का लाभ लेना चाहिए। श्री गोयल ने कहा कि विश्व बाजार में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले वस्त्र उत्पादों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश में ऊर्जा की बढ़ती मांग को देखते हुए कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक सुधार किए गए हैं। श्री जोशी ने नई दिल्ली में 16 कोयला खानों की नीलामी के सफल बोलीदाताओं की बैठक की अध्यक्षता की। ये कोयला खानें 7 राज्यों में फैली हैं। उन्होंने कहा कि सभी खानों के संचालित होने के बाद 32,000 रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। मंत्री ने बताया कि जून 2020 में वाणिज्यिक कोयला खनन शुरू होने के बाद से 43 कोयला खानों की नीलामी की जा चुकी है। श्री जोशी ने कहा कि 2030 तक कोयले की मांग में 1.5 अरब टन का इजाफा होने की संभावना है। प्रवर्तन निदेशालय ने 2018 में पात्रा चौल के पुनर्विकास में हुई अनियमितताओं के संबंध में मुंबई में कई स्थानों पर आज छापेमारी अभियान चलाया। अधिकारियों के अनुसार शिवसेना के सांसद संजय राउत से पूछताछ के दौरान दी गई जानकारी के आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई में उपनगरीय दादर और कांजूर मार्ग पर छापेमारी की। राउत 22 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में हैं। सूत्रों के अनुसार अभी ये पता नहीं चल पाया है कि राउत के घर पर छापेमारी की गई या नहीं। सूत्रों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में कुछ और लोगों को भी पूछताछ के लिए बुला सकती है। राउत को इस महीने की 1 तारीख को एजेंसी ने मुंबई के गोरेगांव में पात्रा चौल के पुनर्विकास से संबंधित धन शोधन और अनियमितताओं के आरोप में गिरफ्तार किया था। एजेंसी का आरोप है कि राउत का एक करीबी सहयोगी भी इसमें शामिल है। इस धोखाधड़ी में 1,039 करोड़ 79 लाख रुपए कमाए गए और संजय राउत को भी इसका फायदा मिला। प्रवर्तन निदेशालय राउत की संपत्ति कुर्क कर चुका है और उसकी पत्नी वर्षा से भी पूछताछ कर चुका है। प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को 47 एकड़ जमीन में 672 किराएदारों के पुनर्वास के लिए पात्रा चौल परियोजना के विकास का जिम्मा सौंपा गया था। इस दौरान वधावन बंधु और प्रवीण राउत गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन के निदेशक थे। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 लाख रुपए तक के अल्पावधि कृषि ऋणों पर ब्याज में 1.5% की छूट को मंजूरी दी। गृह मंत्रालय ने कहा, अवैध रोहिंग्या प्रवासियों को नई दिल्ली के बक्करवाला क्षेत्र में ईडब्ल्यूएस फ्लैट देने के बारे में कोई निर्देश नहीं दिया। भारत और थाईलैंड संयुक्त आयोग की बैठक बैंकॉक में संपन्न। राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में संबंध बढ़ाने पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने वस्त्र उद्योग से उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद तैयार करने और वैश्विक बाजार की बढ़ती जरूरतों के अनुसार वृद्धि करने को कहा। भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल का पुनर्गठन, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, इकबाल सिंह लालपुरा और अन्य नेता शामिल। सरकार ने भारतीय क्षेत्र में विलुप्तप्राय प्रजातियों की पुनर्स्थापना के लिए चीता परियोजना का शुभारंभ किया और डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में ओडिशा फुटबॉल क्लब ने नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब को 6-0 से हराया। भारतीय जनता पार्टी ने आज पार्टी के संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति का पुनर्गठन किया।
पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के नेतृत्व में संसदीय बोर्ड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह शामिल हैं। बोर्ड के नए सदस्य हैं कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, राज्यसभा सांसद के लक्ष्मण, पूर्व लोकसभा सांसद सुधा यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया और इकबाल सिंह लालपुरा। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्यसभा सांसद ओम माथुर को शामिल किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में भीड़ की हिंसा की घटनाओं और अपराधों के बढ़ने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की चुप्पी पर सवाल उठाया है। नई दिल्ली में पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अलवर में एक सब्जी विक्रेता पर भीड़ के हमले के संबंध में राजस्थान सरकार, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के चुप्पी साधने पर उनकी कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों में राजस्थान में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े हैं। पिछले 3 साल में राजस्थान में जिस तरह से मॉब लिंचिंग, महिलाओं के खिलाफ दुराचार, नाबालिग या अबोध बच्चियों के साथ में दुर्व्यवहार और अत्याचार, बच्चों की तस्करी, दलितों के खिलाफ अत्याचार, एक मजहब विशेष के लोगों के खिलाफ बर्बरता, इन सब तरह के घृणित अपराधों में राजस्थान नित्य नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। प्रशासनिक सुधार पर 2 दिन का क्षेत्रीय सम्मेलन अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में कल से शुरू होगा। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन के आयोजन का उद्देश्य केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर प्रशासनिक सुधार कर शासन और लोगों के बीच बेहतर तालमेल कायम करना है। यह सम्मेलन पूर्वोत्तर राज्यों और पूर्वी राज्यों के क्षेत्रीय मुद्दों पर केंद्रित रहेगा। देश भर से 300 से अधिक प्रतिनिधियों के सम्मेलन में भाग लेने की संभावना है। पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने आज पंजाब और हरियाणा में पशुओं में चर्म रोग की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने दोनों राज्यों के मंत्रियों के साथ अलग अलग बैठकें की। चर्म रोग लंपी में पशुओं की त्वचा पर गांठ बन जाती है। कल चंडीगढ़ में बैठकों के दौरान श्री रूपाला ने कहा कि संबंधित जिलों में पहले पशुओं को टीके लगाए जाने चाहिए ताकि ये संक्रामक रोग अन्य जिलों में न फैल सके। उन्होंने रोगी पशुओं को अलग करने के प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। हरियाणा में 8 जिले ऐसे हैं जहां ये बीमारी अभी नहीं फैली है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर जगदीश कुमार ने कहा है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम की संयुक्त प्रवेश परीक्षा सीयूईटी के आयोजन में आने वाली दिक्कतों को जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। ये परीक्षा साल में 2 बार आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि शुरू के चरणों में कुछ तकनीकी गड़बड़ियां हुई थीं, लेकिन इनसे परीक्षा कार्यक्रम प्रभावित नहीं होगा। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम की संयुक्त प्रवेश परीक्षा का 4था चरण आज से शुरू हो गया है। 14,90,000 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है। ये देश में दूसरी सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों को कोविड की एहतियाती खुराक देने में तेजी लाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि पात्र लाभार्थियों को एहतियाती खुराक बढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्थानों जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों, स्कूलों और कॉलेजों, धार्मिक यात्रा मार्गों और धार्मिक स्थलों पर टीकाकरण शिविर आयोजित किए जाने चाहिए। श्री मांडविया ने केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए कल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बातचीत की। आकाशवाणी से बातचीत में कोविड कार्यबल के अध्यक्ष डॉक्टर एनके अरोड़ा ने बताया कि अमृतकाल में सभी को वैक्सीन मुफ्त दी जा रही है। देश के कुछ क्षेत्रों में कोविड के केसेस बढ़े हैं। कहीं कहीं लोगों को अस्पताल में दाखिल होने की भी जरूरत है। एहतियातन डोज हम लोगों को प्रतिरक्षा का एक अतिरिक्त आवरण देता है, जिससे गंभीर बीमारी और अस्पताल में दाखिल होने की संभावना लगभग खत्म हो जाती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये कहा कि सभी लोगों को ये वैक्सीन लगाना है और किसी प्रकार की भी वैक्सीन की कमी नहीं है। जो टीकाकरण केंद्र है आपके घरों के नजदीक ही है और मुफ्त उपलब्ध है। 18 साल से ऊपर हर एक व्यक्ति अपनी एहतियातन डोज जरूर लगाए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। अपडेट। Northeast Diary program broadcast every Thursday and Sunday at 5:30 p.m. brings very interesting and enchanting stories from the 8 Indian states of Northeast India. Northeast Diary this week, that is 18th of August 2022, brings an exclusive interview with Tarundeep Roy, India's celebrated archer from Sikkim. Looking forward to see you there. ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दूरदर्शन से निर्मित धारावाहिक स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा के विशेष प्रदर्शन में भाग लिया। इस धारावाहिक का प्रदर्शन संसद भवन में किया गया। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के सिलसिले में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। श्री ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा के आह्वान पर लोगों के जबरदस्त उत्साह को अद्भुत बताया। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान लोगों की सक्रिय भागीदारी से जन आंदोलन बन गया है। स्वराज धारावाहिक की चर्चा करते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि ये धारावाहिक लोगों को देश के स्वतंत्रता संग्राम और अज्ञात नायकों के योगदान को जानने का अनूठा अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने AIR नेक्स्ट कार्यक्रम में युवाओं को दुर्लभ अवसर प्रदान करने के लिए आकाशवाणी के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम ने युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम और आजादी का अमृत महोत्सव पर अपने विचार साझा करने का मंच दिया। देश भर में दिखाने का प्रयास किया जाएगा। हर रविवार 9 बजे दूरदर्शन पर इसकी प्रस्तुति होगी और हर शनिवार को रिपीट टेलीकास्ट, इसके अलावा अलग अलग दिनों में भी रिपीट टेलीकास्ट होगा। मैं आपसे इतनी ही अपेक्षा करूंगा कि जब आप इसको देखें तो अपने अनुभव भी साझा करें, हमें अपना फीडबैक भी दें, ताकि अगली जो बन रही है एपिसोड है उनमें हम सुधार कर सकें। और एक बार फिर दिल की गहराइयों से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने हम सबके सामने कल्पना रखी भी थी, हम सबको आशीर्वाद भी दिया, ये छोटा सा प्रयास देश के उन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम आप सबके सामने रखने जा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संवाददाता ने बताया है कि धारावाहिक के विशेष प्रदर्शन के दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह, निर्मला सीतारामन, नितिन गडकरी, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा और अनेक सांसद मौजूद थे। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र, प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मयंक अग्रवाल, आकाशवाणी समाचार के प्रधान महानिदेशक और आकाशवाणी के महानिदेशक NV रेड्डी तथा अनेक मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। स्वराज 75 कड़ियों का धारावाहिक है, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम के गौरवशाली इतिहास और भारतीय इतिहास के अज्ञात गाथाओं को दर्शाया गया है। ये 14 अगस्त से प्रत्येक रविवार को रात 9 बजे से 10 बजे तक दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर प्रसारित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को अंग्रेजी के साथ 9 क्षेत्रीय भाषाओं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, ओडिया, बांग्ला और असमिया में भी डब किया गया है। क्षेत्रीय भाषाओं के संस्करण 20 अगस्त से दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर प्रसारित किए जाएंगे। 1498 में वास्को डी गामा के भारत पहुंचने की घटना से शुरू हुए इस धारावाहिक में भारत की समृद्ध गाथा के नायकों का परिचय कराया गया है। देश का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी देश की स्वतंत्रता से अब तक के 75 वर्ष के दौरान लोगों तक सूचना और समाचार पहुंचा रहा है। देश की 1 अरब 30 करोड़ जनसंख्या तक इसकी पहुंच है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा होने का उत्सव मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के माध्यम से स्वतंत्रता के बाद जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भारत की विकास यात्रा का प्रसारण किया जा रहा है। आज की कड़ी में हम भारतीय गणतंत्र की आत्मा यानी संविधान कैसे लागू हुआ, इसकी कहानी आपके लिए लेकर आए हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 सितंबर 1946 को हुई।
संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और फिर 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। भारतीय संविधान के शिल्पी डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने कहा था कि संविधान मात्र कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये जीवन को चलाने वाला है और इसकी भावना हर युग की अंतरात्मा है। Let us leave aside slogan. Let us leave aside words which frighten people. Let us even make concession to the prejudices of our opponent. Bring them in so that they may willingly join with us on marching upon that road, which, as I said, if we walk long enough, must necessarily lead us to unity. हमारे संविधान में संसदीय लोकतंत्र, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, कानून का शासन, स्वतंत्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रावधान किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को आदर्शों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। Our difficulty, as I said, is not about the ultimate future. Our difficulty is how to make the heterogeneous mass that we have today take a decision in common and march in a cooperative way on that road which is bound to lead us to unity. Our difficulty is not with regard to the ultimate. Our difficulty is with regard to the beginning. बाबा साहेब आम्बेडकर ने गर्व से कहा था कि भारत के संविधान को दुनिया के सभी ज्ञात संविधानों से अंश लेकर निर्मित किया गया है। ये संविधान के निर्माताओं की बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता के प्रति आभार है, क्योंकि उन्होंने देश के लिए ऐसा दस्तावेज बनाया जिसमें लोगों को मूलभूत और सर्वोच्च आकांक्षाओं को समाहित किया गया। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ को ट्विटर पर @AIR News Alerts यूट्यूब चैनल, न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। आप सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और निर्यात जैसे मानदंड के आधार पर आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलताओं पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री मोदी ने ट्विटर पर कहा कि उन्हें आकांक्षी जिला कार्यक्रम से लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन देखकर खुशी हुई है। सरकार ने महत्वाकांक्षी चीता परियोजना शुरू करने का फैसला किया है। इसका लक्ष्य भारत में चीते से संबंधित ऐतिहासिक रेंज में इसकी प्रजातियों को फिर से बसाना है। वन्य प्रजातियों, विशेष रूप से चीते को फिर से बसाने की परियोजना अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN के दिशा निर्देशों के अनुसार शुरू की गई है। पर्यावरण मंत्रालय ने कहा है कि बीमारियों की जांच, मुक्त किए गए जानवरों के संगरोधन और वन्य जीवों को एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में ले जाने के लिए सावधानीपूर्वक योजना बनाने और लागू करने की आवश्यकता है। मंत्रालय ने कहा कि मीडिया के कुछ वर्गों में अफ्रीकी चीतों के मार्ग में फंसे होने की खबरें निराधार हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं विशाल शर्मा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 418 अंक बढ़कर 60,260 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 119 अंक चढ़कर 17,944 पर जा पहुंचा। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 6 पैसे कमजोर होकर ₹79.45 प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें गिरकर 6 महीने के निचले स्तर $92 प्रति बैरल पर आ गईं। आकाशवाणी समाचार के लिए विशाल शर्मा। डूरम कप फुटबॉल में ओडिशा एफसी ने नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को 6-0 से हरा दिया है। ये मैच गुवाहाटी के इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम में खेला गया। ओडिशा के लिए जेरी मावेमिथंगा ने सबसे ज्यादा 2 गोल किए। नंदन कुमार, इसाक थोइबा, मोरीगंथम और डिएगो ने 1-1 गोल किया। इससे पहले कोलकाता में हुए मैच में बेंगलुरु एफसी ने जमशेदपुर एफसी को 2-1 से हराया। बेंगलुरु के लिए सुनील छेत्री और रॉय कृष्ण ने गोल किए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 लाख रुपए तक के अल्पावधि कृषि ऋणों पर ब्याज में 1.5% की छूट को मंजूरी दी। गृह मंत्रालय ने कहा, अवैध रोहिंग्या प्रवासियों को नई दिल्ली के बक्करवाला क्षेत्र में EWS फ्लैट देने के बारे में कोई निर्देश नहीं दिया। भारत और थाईलैंड संयुक्त आयोग की बैठक बैंकॉक में संपन्न। राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में संबंध बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने वस्त्र उद्योग से
उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद तैयार करने और वैश्विक बाजार की बढ़ती जरूरतों के अनुसार वृद्धि करने को कहा। भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल का पुनर्गठन, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, इकबाल सिंह लालपुरा और अन्य नेता शामिल। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।